व्यू 360 में। अमेरिका में पुलिस के खिलाफ एहतजाज में जनूबी एशियाई डॉक्टर्स भी शामिल। हम डॉक्टर्स हैं और अगर डॉक्टर्स हैं हमारे लिए सबके लिए कंसिडरेशन होनी चाहिए, whether ये जॉर्ज फ्लॉयड हो, whether ब्लैक्स हों, वाइट्स हों, ब्राउन हो। पैराग्लाइडिंग के लिए मशहूर भारतीय गांव, कोरोना वायरस ने वहां सियाहत को कैसे मुतासिर किया। और आपको दिखाएंगे 110 साला फलस्तीनी बुजुर्ग की कहानी जो 72 सालों से पनाह गुज़ीन कैंपों में जिंदगी बसर कर रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से व्यू 360 की एक नई एपिसोड के साथ मैं हूं फाइजा बुखारी। अमेरिका समेत दुनिया भर में कोरोना वायरस के बायस होने वाले शटडाउन में नरमी की जा रही है, लेकिन ऐसा करने से अक्सर जगहों पर कोरोना के केसेस में इजाफा देखा जा रहा है, जिसने माहिरीन को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि वायरस से बचाव के तमाम इक़दामात को मद्देनज़र रखते हुए ज़िंदगी को मामूल पर वापस कैसे लाया जाए। इस साल नवंबर में अमेरिका में सदारती इंतखाबात भी होने हैं। सदर ट्रंप ने हफ्ते को रियासत ओक्लाहोमा में एक इंतखाबी रैली का ऐलान किया है, जिस पर तिब्बी माहिरीन तशवीश में मुब्तला हैं, क्योंकि ये रैली टल्सा के एक इंडोर अरीना में मुनक़्क़िद की जा रही है, जहां 20,000 अफराद के बैठने की गुंजाइश है। इस रैली से कबल ही रियासत ओक्लाहोमा में कोविड-19 के केसों में अचानक इजाफा रिकॉर्ड किया गया। दूसरी जानिब सदर ट्रंप की कोरोना टास्क फोर्स में शामिल डॉक्टर एंथनी फाउची से पूछा गया तो उनका कहना था कि अगर उन्हें दावत दी जाती तो वो भी इस रैली में शिरकत ना करते। जनूबी एशिया में भी वायरस के केसेस में इजाफा देखा जा रहा है। अब जिक्र करते हैं भारत के 2 गांव का जो कोहे हिमालय के दामन में वाक़ हैं। इन्हें पैराग्लाइडिंग के लिए बेहतरीन जगह का दर्जा मिला तो यहाँ सयाहों का रश बढ़ने लगा और मकामी अफराद रवायती पेशे छोड़कर छोटे होटल्स बनाने लगे। लेकिन कोरोना वायरस की वबा ने सियाहत से मुंसलिक इन नए कारोबारों को बुरी तरह मुतासिर किया है और उनसे जुड़े अफराद के रोज़गार में भी रुकावट पैदा कर दी है। इस सूरत हाल पर एक नज़र डालने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। 4 साल पहले जब शिमाली भारत के इलाकों बीर और बिलिंग के आसमानों में पैराग्लाइडर्स ने उड़ान भरनी शुरू की तो करणवीर ने 12 कमरों पर मुश्तमिल एक इमारत किराए पर ले ली ताकि इस खेल के शौकीन लोगों को रिहाइश दे सकें। पैराग्लाइडिंग की वजह से कोह हिमालय के ये 2 देहात जब सयाहों में मकबूल हुए तो लोग यहाँ साइकिलिंग, पहाड़ों पर चढ़ने और बुद्ध मत की इबादत गाहें देखने भी आने लगे। दुनिया भर से पायलट्स यहाँ आते हैं। साल के शुरू में ही वो 1 या 2 महीने के लिए कमरे बुक कर लेते हैं। हम उनसे और मकामी सियाहों से बहुत पैसा कमाते हैं। लेकिन जब कोरोना वायरस की वबा ने सब कुछ बंद कर दिया तो करणवीर को भी अपना होटल मजबूरन बंद करना पड़ा। इन देहातों में वो अकेले नहीं हैं जिन्होंने मेजबानी का ये कारोबार बंद किया है। अगरचे इन इलाकों में वबा नहीं है, लेकिन फिर भी होटल मालिकान को खदशा है कि सयाह जल्द यहाँ का रुख नहीं करेंगे, क्योंकि भारत इस वबा से बुरी तरह मुतासिर होने वाले मुल्कों में शामिल है। चंदर मोहन ने अपनी जायदाद 2 साल पहले कर्ज लेकर बनाई थी, जो अब एक बहुत बड़ा बोझ बन गई है। जिस हिसाब से काम चल रहा था वैसा आगे होगा नहीं। लोगों की मेंटलिटी चेंज हो जाएगी। जैसे लोग सोच रहे थे कि इस लेवल का काम चलेगा वैसा होगा नहीं। बहुत बड़ा गैप पड़ गया ना 1 साल का। कोविड-19 के बाद महदूद वसाइल की वजह से इन जायदादों के मालिकान के लिए बड़े बड़े होटल्स की तरह लोगों को आसाइशें देना मुश्किल हो रहा है। इसके लिए मुझे मुख्तलिफ आलात वगैरह पर पैसा लगाना पड़ेगा ताकि मैं इस बात को यकीनी बना सकूं कि मेरे होटल में दाखिल होने वाले को कोई बीमारी नहीं है। मुझे अपने मेहमानों से आमने सामने मिलना होता है। मैं दीवार के पीछे जाकर उनसे बात नहीं कर सकता। नरेश ठाकुर नामी होटल के मालिक को भी यही चैलेंज दरपेश है। मुझे तो ये समझ नहीं आती है कि ये सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं, कुछ और बात करते हैं। वी डोंट नो हम कैसे करेंगे, रिएक्ट करेंगे। ये कहते हैं रेस्टोरेंट चलाओ, ठीक है मैं रेस्टोरेंट चलाता हूँ, लेकिन खिलाऊंगा किसको? टेक अवे ले जाओ, ये कहते हैं कि टेक अवे ओपन है, पर टेक अवे किसको दें? दूर दराज के इन इलाकों में एक वक्त था जब होटल्स और कैफे वगैरह ने रिवायती खेती बाड़ी से हटकर जदीद हालात के मुताबिक मुलाजमतों के मौके फराहम किए। लेकिन वबा के बाद ऐसे इलाकों में भी बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं जहां ये वायरस अभी नहीं पहुंचा। यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा। होटल के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, अब तो नहीं हो पाएगा, होटल का नहीं हो पाएगा। पैराग्लाइडर्स के तवस्सुत से इन देहातियों के लिए उभरने वाली उम्मीद अब टूटती नजर आ रही है। अंजना पसरीचा के साथ नुखबत मलिक, वॉइस ऑफ अमेरिका।
کورونا وائرس کی وبا سے لاکھوں عمر رسیدہ، معذور اور ضرورت مند افراد بھی متاثر ہوئے ہیں جو خوراک کی فراہمی کے لیے دیگر ذرائع پر انحصار کرتے تھے۔ شٹ ڈاؤن کی وجہ سے ریسٹورنٹس کو بھی مجبوراً کاروبار بند یا محدود کر کے اپنے بیشتر ملازمین کو کام سے فارغ کرنا پڑا۔ ایسے میں ریاست کیلیفورنیا کے شہر سین فرانسسکو کے ایک بیکر نے انوکھی ترکیب سوچی، جس کے ذریعے وہ ریسٹورنٹس کی مدد کر رہا ہے تاکہ وہ ضرورت مندوں کی خوراک کا بندوبست جاری رکھ سکیں۔ ہین ٹرانگ نے ویتنام میں اپنے والدین کی ریسٹورانٹ کی طرز پر کیلیفورنیا میں نوڈل گرل نامی اپنے کاروبار کا آغاز کیا۔ جب میں یہاں آئی تو مجھے میری والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ بہت یاد آتا تھا، کیونکہ مجھے کسی بھی ریسٹورانٹس میں ویسا کھانا یا ذائقہ نہیں ملتا تھا۔ اور پھر وبا پھوٹ پڑی، جس سے وہ بھی متاثر ہوئیں اور کیلیفورنیا میں دیگر ریسٹورانٹس کے ساتھ ساتھ انہیں بھی نوڈل گرل بند کرنا پڑا۔ اس بیکری کی مالک کو بھی اسی صورتحال سے گزرنا پڑا۔ میں جانتی تھی کہ یہ سلسلہ اب ایسے جاری نہیں رہ سکتا۔ اگر ہم نے فوری طور پر ملازمین کو کام سے نہ نکالا تو ہم دیوالیہ ہو جائیں گے۔ لینورا نے فوری قدم اٹھاتے ہوئے اپنے ایک دوست کی مدد سے SF نیو ڈیل نامی ایک نئی تنظیم کا آغاز کیا۔ یہ تنظیم نوڈل گرل جیسے کاروباروں کو رقم فراہم کرتی ہے تاکہ وہ ضرورت مندوں کے لیے خوراک تیار کر سکیں۔ ضرورت مندوں تک خوراک پہنچانے کا کام رضاکار کر رہے ہیں۔ ہم یہ سب اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ان افراد کو خوراک پہنچا سکیں جن کی مدد کا سلسلہ وبا کی وجہ سے منقطع ہوا اور جن کی خوراک کا کوئی اور وسیلہ نہیں ہے۔ رضاکاروں کی مدد سے SF نیو ڈیل 2 ضرورت مند کمیونٹیز یعنی گھروں میں محدود افراد اور مشکل کے شکار ریسٹورانٹس کے ملازمین کے درمیان رابطے جیسا اہم کام کرتی ہے۔ اس مشکل وقت سے نمٹنے کا حل میں نے دوسروں کی مدد میں ڈھونڈا ہے۔ مارچ سے اس غیر منافع بخش تنظیم نے 80 ریسٹورانٹس کے ساتھ مل کر ہزاروں افراد کو کھانا فراہم کیا ہے۔ اس پروگرام نے ریسٹورانٹس کو کھلا رکھنے میں میری ہر طرح سے مدد کی ہے۔ امید ہے کہ اس کا کوئی مستقل حل نکلنے تک یہ سب ایسے ہی جاری رہے گا۔ کچھ ریسٹورینٹس اپنے پاؤں پر پھر سے کھڑے ہو رہے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جنہوں نے ہمیں کہا ہے کہ آپ کی مدد کا شکریہ، اب ہمارا کام چل پڑا ہے، آپ انہیں ملازمت دیں جنہیں اس کی زیادہ ضرورت ہے۔ لینورا اسٹراڈا کو اس وقت کا انتظار ہے جب وہ دوبارہ سے بیکنگ شروع کر سکیں گی۔ میٹ ڈیبل کے ساتھ سادیہ زیب رانجھا، وائس آف امریکہ۔ ویو 360 کے شوز کے علاوہ دیگر ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں facebook.com/VOA اردو کے پیج پر۔ انسٹاگرام اور ٹویٹر پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔ ایک سیاہ فام امریکی جارج فلوئڈ کی پولیس کی تحویل میں ہلاکت پر ملک بھر میں پولیس کے سیاہ فام امریکیوں کے ساتھ امتیازی سلوک پر احتجاج میں جنوبی ایشیائی ڈاکٹرز بھی شامل ہو گئے ہیں۔ امریکہ میں پاکستان سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹرز کی سب سے بڑی تنظیم اپنا نے انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی دوسری تنظیموں کے ساتھ مل کر ایک ریلی کا اہتمام کیا۔ ہمارے ساتھی انشمن آپٹے نے اس ریلی کے شرکاء سے ان کے مطالبات جاننے کی کوشش کی۔ بوسٹن شہر کی مشہور پبلک لائبریری کے سامنے زمین پر ڈائی ان یا مرنے والے کا روپ دھارے یہ مظاہرین جارج فلوئڈ کی وہ حالت پیش کرنا چاہتے ہیں جو ان کی ایک پولیس آفیسر کے گھٹنے تلے تقریباً 9 منٹ تک تھی۔ مجرموں کو قابو میں لانے کے لیے استعمال کی جانے والی اس چوک ہولڈ یا گلا دبانے کی تکنیک سے جارج سانس نہیں لے پائے اور ان کی موت ہو گئی۔ وائٹ کوٹس فار بلیک لائیوز نام کی اس ریلی کو پاکستانی امریکی ڈاکٹرز کی تنظیم ایسوسی ایشن آف فزیشینز آف پاکستانی ڈسینٹ آف نارتھ امریکہ یا اپنا کے نیو انگلینڈ چیپٹر اپنے نے آرگنائز کیا تھا۔ ہم ڈاکٹرز ہیں اور اگر ڈاکٹرز ہیں ہمارے لیے سب کے لیے کنسیڈریشن ہونی چاہیے، whether یہ جارج فلوئڈ ہو، whether بلیکس ہوں، وائٹس ہوں، براؤن ہو۔ اور جب یہ انسیڈنٹ دیکھتے ہیں جارج فلوئڈ کی طرح کا، پتہ چلتا ہے کہ ایکوالٹی یہاں پر یہ نہیں ہے جو بات کی جاتی ہے۔ اس احتجاج میں پاکستانی ڈاکٹرز کے ساتھ انڈین میڈیکل ایسوسی ایشن آف نیو انگلینڈ، پارٹی فار سوشلزم اینڈ لبریشن اور بوسٹن پبلک لائبریری امپلائیز یونین جیسی دوسری تنظیموں کے نمائندے بھی شامل ہوئے۔ کورونا وائرس کے خدشے کے باعث تمام لوگوں سے ماسکس پہننے کی اپیل کی گئی تھی۔ پولیس تشدد اور نسل پرستی کے خلاف مظاہرہ کرنے والے ان ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ کووڈ کی طرح ہی نسل پرستی بھی ایک عالمی وبا ہے۔ ہارٹ اٹیک سے متاثرہ سیاہ فام خواتین کو آبادی کے دوسرے کسی بھی گروپ، خاص طور سے سفید فام عورتوں اور مردوں کے مقابلے میں کہیں کم علاج ملنے کا امکان ہوتا ہے۔
ब्रेस्ट कैंसर या दूसरे गायनोकोलॉजिकल कैंसर के इलाज की सहूलियात में भी ये तफरीक देखी जा सकती है और ये फहरिस्त बहुत तवील है। बेसिकली you're already economically challenged, ऊपर से फिर ये पेंडेमिक आ जाए तो आपकी रेसिज्म जो है वो खुल के सामने आ जाती है कि देखिए कितनी डिस्पैरिटी है। जो लोग तो घर पे रह के खा सकते हैं वो खा रहे हैं, मगर जो लोग नहीं मिल करके कमा सकते वो उनके पास दो चॉइसेस हैं, या वो खाएं ना और या वो बीमार हो जाएं। व्हाइट कोट्स फॉर ब्लैक लाइव्स रैली में शामिल एक्टिविस्ट्स सियाह फाम अमरीकियों के खिलाफ पुलिस के तशद्दुद को सियासी नहीं बल्कि इंसानी हुकूक की नजर से देखते हैं। डेमोक्रेट्स ने बाज लिहाज से इसे सही तौर से नहीं लिया, रिपब्लिकन्स ने भी यकीनन कुछ लिहाज से इसे गलत तौर पर लिया है, इंडिपेंडेंट्स ने भी। लेकिन जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है वो ये है कि ये सब मिलकर ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं जिनसे पुलिस को जिम्मेदार ठहराया जा सके। इस रैली में शामिल एक्टिविस्ट्स कहते हैं कि सियाह फाम अमरीकियों के हुकूक की लड़ाई जुनूबी एशियाई मुल्कों के लिए भी उतनी ही अहम है जितनी कि अमेरिका के लिए। जो हमारे यहाँ ब्लास्फेमी में मारे जाते हैं पाकिस्तान में, वो अक्सर और बेशतर निचली कम्युनिटीज़ कास्ट के होते हैं। मज़हब का बहाना बना के उनके ऊपर इस तरह के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। यहाँ की कम्युनिटी है, देसी कम्युनिटी अमेरिका में, साउथ एशियन, कि वो सामने आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये नहीं चलेगा, और वो अपनी सोसाइटी को भी कह रहे हैं। अल्टीमेटली इट्स अ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप हियर एंड आखिरकार ये मसला महरूम और पसमानदा आबादी का ही है, जैसे हमारे भारत में दलित हैं। तो ये वो लम्हा है जिससे हमारे अपने मुल्कों में एक्टिविस्ट भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। पुलिस के सियाह फामों पर जुल्म के खिलाफ इस एहतिजाज में सफेद फाम अमरीकी भी बड़ी तादाद में शामिल हो रहे हैं। This is America now. ये आप यहाँ जो देख रहे हैं ये असली अमेरिका है, आज के दौर का अमेरिका। हम आगे बढ़ रहे हैं। हम इस मुल्क के आगाज से ही इसे बीमार करने वाली नस्ल परस्ती की गंदगी को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। अंशुमान आप्टे, VOA न्यूज़, बॉस्टन, मैसाचुसेट्स। अब हम आपको मिलवाएंगे 110 साला फ़लस्तीनी शख्स सुलेमान अबू नामूस से, जो 1948 से अब तक मुख्तलिफ पनाह गुज़ीन कैंपों में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीनों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी की जानिब से फ़ंड्स में कटौती के बायस उन्हें बेघर हो जाने का खदशा है। एक सदी से ज़्यादा उम्र के दावेदार इन फ़लस्तीनी बुजुर्ग के मुताबिक उन्होंने कई अहम तारीख़ी वाक़यात देख रखे हैं, जैसे सल्तनत उस्मानिया का दौरे इक़्तिदार, फ़लस्तीन के लिए बरतानवी मैंडेट और 1948 में अरब ममालिक और उस वक्त की नई इसराइली रियासत के दरमियान जंग। इसी जंग के दौरान सुलेमान अबू नामूस ने अपने आबाई इलाके से फ़रार इख्तियार की, जिसके बाद से उनकी ज़िंदगी मुख्तलिफ पनाह गुज़ीन कैंपों में गुजरी। मेरा नाम सुलेमान अबू नामूस है। ताल्लुक बेरशेबा के इलाके बतीहा से है और उम्र 110 साल, क्योंकि मैंने तुर्की बरतानिया की जंग देखी जब मैं 12 साल का था। साल हर साल से खैमों में रहने के बाद अब अबू नामूस गजा के जबालिया कैंप में 3 की छत वाले घर में रहते हैं, जो अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी बराए फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीन ने फराहम किया। यहाँ ऐसा नहीं लगता जैसे अपने घर में रहना, ऐसा लगता है कि ये आर्जी रिहाइश है जिसे किसी रोज आप छोड़ देंगे। दीगर कई फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीनों की तरह अबू नामूस भी अपनी बुनियादी ज़रूरियात के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे पर इन्हिसार करते हैं। लेकिन सितंबर 2018 से इस इमदाद में उस वक्त कमी शुरू हुई जब अमरीका ने एजेंसी को मायूस कुन हद तक नाक़िस करार देकर इस इमदाद को मुकम्मल ख़त्म कर दिया। मुझे गुस्सा है क्योंकि एजेंसी ने हमारी ग़ज़ाई इमदाद बंद कर दी। मेरे और फैमिली के पास जीने का कोई चांस नहीं। मुझे हेल्थ केयर सेंटर में अपनी दवा नहीं मिली। डॉक्टर ने कहा फार्मेसी से खरीद लो, लेकिन मेरे पास खरीदने के लिए पैसे नहीं। इसराइल और हमास के दरमियान तनाज़े की वजह से लगभग 50 लाख फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीनों को कई सालों से गुर्बत और बेरोज़गारी का सामना है। अक़वाम मुत्तहिदा अपने इमदादी प्रोग्रामों के ज़रिए उन्हें सेहत आम्मा और तालीम जैसी अहम सहूलियात फराहम करता है। बरतानिया और चीन इस वक्त एक शदीद तनाज़े में उलझे हुए हैं। ये तनाज़ा बरतानिया की जानिब से हांगकांग के कुछ शहरियों की बरतानिया नकल मकानी को आसान बनाने के मुजव्वज़ा मंसूबे से पैदा हुआ है। बरतानवी हुकूमत ने इस तजवीज़ का ऐलान चीन की जानिब से हांगकांग में नया सिक्योरिटी कानून नाफिज करने की कोशिश के जवाब में किया था। हांगकांग चीन का नीम खुद मुख्तार हिस्सा है, ताहम नाक़िदीन के मुताबिक नया कानून बीजिंग की इस हैसियत के लिए ख़तरनाक है। जून 2019 में लाखों मुजाहिरीन ने हांगकांग की सड़कें भर दी थीं। उनका मुतालबा था कि हांगकांग से मुल्ज़िमान की चीन को हवालगी की इजाज़त देने वाले बिल को वापस लिया जाए। आखिरकार इस कानून को तर्क कर दिया गया, लेकिन जमहूरियत हामी मुजाहिरे जारी रहे। 1 साल बाद कोरोना वायरस की आलमी वबा ने बड़ी हद तक सड़कों पर खामोशी पैदा कर दी है
मई में बीजिंग ने एक कौमी सलामती बिल की मंजूरी दी जो नाकदीन के मुताबिक हांगकांग की सियासी आज़ादियाँ ख़त्म कर देगा, और इस खित्ते के चीफ एग्जीक्यूटिव ने, जिन्हें चीन की मरकजी हुकूमत ने मुकर्रर किया था, इस मुजव्वज़ा कानून का खैर मकदम किया। हांगकांग के अवाम एक बार फिर इस्तेहकाम देखना चाहते हैं। बरतानिया का कहना है कि ये बिल चीन और बरतानिया के उस वक्त के मुश्तरका एलामिये की वाज़ेह खिलाफ वर्जी का अक्कास है, जब 1997 में बरतानिया की तरफ से इस इलाके को चीन के हवाले किया गया था। हमने हांगकांग के अवाम से उनकी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ और उनकी आज़ादी की हिफाजत के लिए एक तारीखी अहद किया है, और ये वादा चीन ने भी किया है। अब ऐसा लगता है कि बरतानिया हंगामी तौर पर इससे निकलने की पेशकश कर रहा है। बरतानिया ने हांगकांग को चीन की हवालगी से कबल हांगकांग के बाशिंदों को ब्रिटिश नेशनल ओवरसीज पासपोर्ट या BNO जारी कर दिए थे। हुकूमत का कहना है कि इस वक्त करीब 3.5 लाख अफराद के पास ये पासपोर्ट हैं और 25 लाख अफराद इसको हासिल करने के अहल हैं। बरतानवी हुकूमत इन पासपोर्ट के हामिल अफराद और उनके करीबी रिश्तेदारों के लिए बरतानिया मुंतकिल होना आसान बनाने की तजवीज़ पेश कर रही है, जिसके साथ वो 5 साल के बाद शहरियत का वाज़ेह रास्ता इख्तियार कर सकते हैं। Implicit in the British plan is the possibility that Hong Kong could lose. बरतानवी मंसूबे में शामिल होने का इम्कान ये है कि हांगकांग अपने बासलाहियत अफराद की एक खासी तादाद खो सकता है। बीजिंग के नुक्ता नज़र से वो चाहते हैं कि हांगकांग अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करे, ताहम वो हांगकांग में हुनर को बरकरार रखने के लिए कोई कीमत अदा करने को तैयार नहीं है, खासतौर पर अगर वो काबिलियत भी हो, और ये बीजिंग के लिए परेशान कुन बात है। If those talents also happens to be, in quotation marks, troublemakers for Beijing. इस कानून की मंजूरी तक बरतानवी वज़रा ने हंगामी इक़दामात की तजवीज़ पेश की है ताकि BNO पासपोर्ट रखने वालों को बरतानिया में जाने की आसानी से इजाज़त दी जा सके। हांगकांग वॉचडॉग एडवोकेसी के जॉनी पीटर्स का कहना है कि ये हांगकांग को चीन के हवाले करने के बाद की पॉलिसी में सबसे बड़ी तब्दीली है। ये वाकई एक काबिल ज़िक्र बात है, और ये न सिर्फ नाकाबिल यकीन हद तक फरागदिली और मानखेज़ इमिग्रेशन शिफ्ट का इशारा है, बल्कि ये मुमकिन तौर पर चीन और बरतानवी ताल्लुकात में बड़ी तब्दीली भी है। लेकिन प्रोफेसर स्टीव सांग का कहना है कि ये पॉलिसी में तफसील का फकदान है। I think the ambiguity is very much by design. मुझे लगता है कि ये इब्हाम खुद मंसूबे का पैदा करता है। बरतानवी हुकूमत ने हांगकांग को बुनियादी तौर पर जो पेशकश की है वो ये पैगाम है कि हांगकांग के लोगों को भूला नहीं गया, और चीन को ये पैगाम दिया जा रहा है कि बरतानिया इस पर खामोश नहीं रहेगा, और वो उम्मीद करते हैं कि चीन की हुकूमत इसकी हिमायत करेगी। Responses from the UK. Hopefully the Chinese government will back off. लेकिन बीजिंग ने खबरदार किया है कि बरतानवी शहरियत की पेशकश खुद 1997 के मुश्तरका एलामिये की खिलाफ वर्जी करेगी। कुछ अरसा कबल तक बरतानिया का इस फैसले से इत्तेफाक था, लेकिन चीन के हांगकांग पर नया सिक्योरिटी कानून नाफिज करने की कोशिश की वजह से लंदन का इसके बारे में अंदाज बदल गया है। हेनरी रिजवेल के साथ इमरान जदून, वॉइस ऑफ अमेरिका। बरतानवी दौरे हुकूमत में अंग्रेज़ों ने अफ़गानिस्तान पर चढ़ाई करने के लिए वॉर लाइन के नाम से रेलवे लाइन बिछाई थी। इंजीनियरिंग का ये शाहकार 1.5 सदी गुजरने के बाद आज भी अपने मजबूत ढांचे की वजह से कायम है। अंग्रेज़ों ने बलूचिस्तान के बुलंदो बाला पहाड़ी सिलसिलों से रेल लाइन कैसे गुजारी, इसकी तफसील बता रहे हैं मुर्तज़ा ज़हरी। बलूचिस्तान में रेल का निज़ाम अंग्रेज़ों के दौरे हुकूमत में तामीर हुआ। ये पाकिस्तान में आज मौजूद रेलवे स्ट्रक्चर का 60% है। तारीख दानों के मुताबिक अंग्रेज़ फ़ौजी और तिजारती हिकमत अमली के तहत अफ़गानिस्तान तक रेलवे लाइन बिछाना चाहते थे। आप इससे अंदाज़ा लगाएं उस ज़माने में उस तरक्की को जो रेलवे की निस्बत थी कि अंग्रेज़ों ने जो तज्ज़िया किया वो ये कि 2,500 ऊँट 15 दिन की मुसाफत के साथ जितना सामान लेकर 15 दिन में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं, एक ट्रेन जो है गुड्स ट्रेन वो एक दिन में उतना सामान लेकर के वहाँ पहुँच सकती है। अब आपको इसकी अहमियत का अंदाज़ा हो गया होगा। डॉक्टर इरफान अहमद बेग ने इस कदीम रेलवे लाइन की तारीख़ से मुतल्लिक 1.5 सदी की रेल के नाम से एक किताब लिखी है। उन्होंने बहुत अहम काम किया और इसकी अहमियत आज भी है। और अब एक ज़माना ऐसा आया कि रेलवे की अहमियत कम हो गई थी,
لیکن اب دوبارہ اس کی اہمیت آ رہی ہے، تو دوبارہ اس کا پوری دنیا میں سروائیو ہو رہا ہے، اور بلوچستان میں اس کی اہمیت میرے خیال بہت بڑھ جائے گی۔ ڈاکٹر عرفان کے مطابق انگریزوں کو سبی تک ریلوے لائن بچھانے میں تو مشکل پیش نہیں آئی، مگر بلوچستان کے علاقے بولان سے چمن تک کے بلند و بالا پہاڑی سلسلوں نے انجینئرز اور مزدوروں کا خوب امتحان لیا۔ صرف 900 اونٹ تو جب بولان میں ریلوے لائن بچھائی جا رہی تھی تو 900 اونٹوں پر روزانہ کھانا یا راشن اور سامان جو ہے وہ مزدوروں کے لیے آتا تھا، جو مزدوروں کی تعداد کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ دوسرا شاہکار شیلا باغ کی ٹنل تھی، جس کے انجینئر نے جو چاہ رہا تھا کہ وہ درمیان میں جو ملیں وہ ایک دونوں طرف سے شروع کیا تھا، اور وہ ٹائم پہ نہیں مل سکا تو اندیشہ ہوا اس شاید غلط ہو گیا تو اس نے خودکشی کر لی۔ اس زمانے میں بولان کے دشوار گزار پہاڑی علاقے میں ریلوے ٹریک بچھانے پر فی میل 3 لاکھ روپے سے زائد خرچ ہوئے۔ اس دور کے انجینئرز نے ریلوے لائنوں، پلوں، ریلوے اسٹیشنز اور سرنگوں کی تعمیر پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا، جس کی وجہ سے یہ نظام آج بھی قائم اور قابل استعمال ہے۔ تاریخ دانوں کا یہ ماننا ہے کہ بلوچستان میں برٹش دور حکومت میں قائم کیا گیا ریلوے کا یہ نظام اس قدر مضبوط ہے کہ اگر اس کی دیکھ بھال جاری رکھی جائے تو اس نظام کو مزید بھی چلایا جا سکتا ہے۔ مرتضیٰ زہری، وائس آف امریکہ، بولان، بلوچستان۔ انگریزی میں کہا جاتا ہے all is well that ends well، تو آج کے شو کی آخری رپورٹ میں بھی خوشی کا تاثر ہے۔ فلوریڈا کی ایک ویڈیو پروڈکشن کمپنی کو جب کرونا وائرس کے دوران اپنا کام بند کرنا پڑا تو اس نے بحران کی اس صورتحال میں لوگوں کی مدد کے لیے اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو کیسے استعمال کیا، یہ جاننے کے لیے آپ کو دیکھنی ہوگی یہ رپورٹ۔ جان اولیوا کو کرونا وائرس کے پھیلنے کی وجہ سے مارچ میں اپنی ویڈیو پروڈکشن کمپنی بند کرنا پڑی۔ یہ مکمل لاک ڈاؤن جیسا تھا، ہر ایک کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ کاروبار بند کریں اور گھر میں رہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ تباہ کن تھا۔ ریاست فلوریڈا کے شہر فورٹ لادرڈیل میں جب ان کا کاروبار بند ہوا تو جان اور ان کی بیوی لوری دوسروں کی مدد کے لیے پرعزم تھے۔ Votre maison est votre seul espace dans le monde entier. جان اور ان کا عملہ گھوڑوں کے ایک فارم پر گئے جہاں انہوں نے سماجی دوری کو مد نظر رکھتے ہوئے ہوم ڈیکور بزنس کے بارے میں ایک مفت کمرشل بنایا جو ایک چھوٹے کاروبار کے مالک کے لیے تھا جس کا سٹور بند تھا۔ ویڈیو بہت خوبصورت بنی اور ہمیں امید ہے کہ اس کی وجہ سے اعلیٰ درجے کے گاہکوں کو راغب کرنے میں مدد ملے گی۔ جیسے ہی یہ وائرس پھیلا چرچ میں مذہبی رسومات کو منسوخ کر دیا گیا، لیکن جان کی پروڈکشن کمپنی نے آن لائن ویڈیو سٹریم کی سہولت فراہم کر کے کیتھولک چرچ کمیونٹی کی مدد کی تاکہ لوگ آن لائن عبادت کر سکیں۔ دراصل چرچ کی طرف سے ہم سے رابطہ کیا گیا تھا، انہوں نے ہم سے پوچھا تھا کہ کیا ہم ایسٹر اور گڈ فرائیڈے کے موقع پر مذہبی رسومات ریکارڈ کریں گے، اگر ہمیں معاوضہ نہ بھی ملے پھر بھی ہم کمیونٹی کی مدد کرنا چاہتے تھے۔ کرونا وائرس کی وجہ سے اسکول بھی بند ہو گئے اور ہائی اسکول سے گریجویشن کی تقریبات کو منسوخ کرنا پڑا، لہٰذا جان نے طلبہ کے لیے ایک ورچوئل گریجویشن ویڈیو بنائی۔ بچوں نے ہمیں ویڈیو کلپس بھیجیں جس میں وہ گریجویشن واک کر رہے ہیں، ان میں وہ اپنے گریجویشن کا لباس، ٹوپی اور گاؤن پہنے ہوئے چل رہے ہیں۔ یہ براہ راست گریجویشن جیسا تو نہیں، لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو ایک یادگار کے طور پر اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ کرس سمکنز کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ۔ یہ تھا آج کا ویو 360 شو۔ مجھے فائزہ بخاری کو اگلے شو تک کے لیے اجازت دیجیے۔